गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में आप सभी लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ये जो क्लास चल रहा है इस समय रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर आधारित है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कल आपने सबसे पहले आप लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे। तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा। तो आज के क्लास में वियोजन अभिक्रिया है जो संयोजन का जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन का विपरीत होता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में आपने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया हमने पहचानने के लिए बताया था कि जिस अभिक्रिया में केवल क्या होते हैं, अभिकारक दो या दो से अधिक हों लेकिन उत्पाद एकल हो, एक ही उत्पाद हो तो संयोजन अभिक्रिया। मतलब वहाँ पर ये था संयोजन अभिक्रिया में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा है। वियोजन अभिक्रिया में ऐसा होता है कि अभिकारक एक रहता है और उत्पाद एक से अधिक हो जाते हैं। मतलब वियोजन अभिक्रिया में होगा ये कि इसमें कोई एक पदार्थ होगा, कोई एक यौगिक होगा। अगर कोई एक ही पदार्थ है वो दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूट जाना। जैसे किसी आप कोई वस्तु लिए हो, उसको दो तीन भागों में तोड़ दिया जाए तो उसका वियोजन ही कहलाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि एक ही पदार्थ होता है और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया पढ़ने से पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मिल जाएगा। और उन बच्चों से भी को शेयर कर दीजिए जो मेरे इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, और उनसे भी बोलिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वियोजन अभिक्रिया की डिफिनीशन पर आते हैं। तो डिफिनीशन हमने बोर्ड पर लिख रखा है पहले से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, कोई एक ही डिफिनीशन नहीं है वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, किसी का कोई एक ही डिफिनीशन नहीं होता है, तमाम परिभाषा हो सकते हैं। तो पहले आप वियोजन को समझ लो, फिर डिफिनीशन आप अपने मन से लिख सकते हैं। मतलब ये वियोजन मतलब क्या होता है, अपघटन मतलब क्या होता है। अपघटन मतलब होता है टूटना, वियोजित होना। कोई एक पदार्थ है या कुछ भी है, कोई भी वस्तु है, अगर वो दो तीन भागों में टूट जाता है तो उसका अपघटन हो गया, मतलब वो वियोजित हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही ये होता है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसमें पदार्थों का वियोजन होगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई अगर एकल कोई एक पदार्थ है, अब वो दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आपने देखा जल का हम उदाहरण लेते हैं, पानी का उदाहरण लेते हैं। पानी आप जानते हैं जल कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर उस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो ये वियोजन हो जाएगा ये जल का वियोजन कहलाएगा। ठीक, अब इसे पृथक भी किया जा सकता है। मतलब एक प्रकार के ये विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और जल को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें दो परख नली होती है, भर देते हैं, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग परख नली में जाएगी और ऑक्सीजन अलग उसमें जाएगा, तो ये पृथक कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, तो ये अभिक्रिया जो होगी, ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी।
मतलब किसी पदार्थ का छोटे छोटे पदार्थों में अलग अलग हो जाना। मतलब अगर कोई एक पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं एक हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो अब फिलहाल चलिए ये देख लिए आप सभी लोग कि वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। मतलब इस अभिक्रिया में जो पदार्थ होता है एक ही पदार्थ होता है। मतलब अगर कोई एक पदार्थ है, कोई एक यौगिक है और वो यौगिक टूटकर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वो जिस रासायनिक अभिक्रिया के कारण ऐसा टूटेगा उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, या ऐसा भी डिफिनेशन लिखा जा सकता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक होते हैं परंतु उत्पाद 2 या 2 से अधिक होते, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। या ऐसा लिख सकते हो, वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें केवल एक पदार्थ को एक यौगिक 2 छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है, उसे हम वियोजित अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस केवल आपको ध्यान रखना ये है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक एक होता है और उत्पाद 1 से अधिक होते हैं। ऐसा भी डिफिनेशन लिख सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 1 होते हैं और उत्पाद 2 या 2 से अधिक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक डिफिनेशन लिख रखा है यहाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक के जगह पर पदार्थ भी लिख सकते हो, लेकिन अभिकारक उत्पाद के दृष्टि से हम परिभाषा दे रहे हैं तो उसी तरह लिखेंगे, कोई एकल अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए उदाहरण पे आते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट CO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कल भी चर्चा किया गया था। मतलब जब दीवार पे सफ़ेदी की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत जम जाती है। ये संगमरमर भी है और ये जो चाक होता है लिखने वाला खड़िया मिट्टी, ये भी यही कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, अगर गर्म किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, ये उदाहरण है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिया गया, मतलब जैसे आपने एग्जाम में आ गया वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपने डिफिनेशन लिखा, फिर उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। तो उसमें ये भी उदाहरण लिया जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, बाय रिएक्शन लिखना है अब आपको। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट
CO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ऊष्मा देने पर मतलब गर्म करने पर इसके ऊपर डेल्टा बना दीजिए तो ये हो जाता है कि गर्म करने पर, या लिख लीजिए गर्म करने पर कुछ भी लिख दीजिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाता है। देखो अब यहाँ फिर एक बार वियोजन अपक्रिया को देखो तो अभिकारक देखो एक ही पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, उत्पाद देखो दो पदार्थ है CaO और CO2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर एक पदार्थ दो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, दो छोटे छोटे मतलब एक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट दो छोटे छोटे पदार्थों में वियोजित हो गया है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, इसलिए इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात तो होगी बेटा, ठीक है, ये लिख देंगे आपको ये काम कंप्लीट। अगर वियोजन अभिक्रिया के बारे में इतनी ही चीजें पूछी जाती है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए, तो इतना बोर्ड पे लिखा हुआ बहुत काफी है। लेकिन इसमें कुछ चीजें और जाननी है कि इस अभिक्रिया का उपयोग भी, या इस अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं इनका उपयोग किसी काम के लिए किया जाता है कि नहीं किया जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु है उनका कोई ना कोई उपयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका भी उपयोग उद्योगों में किया जा सकता है। लेकिन CaO कैल्शियम ऑक्साइड, नाम तो सब लोग जानते हो, CaCO3 नीचे लिख लीजिएगा नहीं जानते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और CaO पर कल भी बात हुई थी, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना जो है उसकी दीवार की सफेदी करने में उपयोग आता ही है, लेकिन इस कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। मतलब जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग, ये चूना पत्थर है बिना बुझा हुआ है और इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सीमेंट उपयोग में भी किया जाता है, ठीक है, सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। तो ये बात हो गई। दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं। देखो जो एग्जाम्पल आपको ठीक लगेगा वो तैयार रखिएगा, और जानना तो सबके बारे में है। चलिए जल का वियोजन देख लेते हैं। जल का वियोजन जो होता है, ठीक है, मतलब जल का वियोजन हो सकता, जल का वियोजन भी होता है। अभी हम आपको बता रहे थे कि जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मतलब वो जल जो जल होता है, शुद्ध जल अशुद्ध जल होता है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर जल में 2-3 बूंद अम्ल डाल के उसे अम्लीय मिला बना दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, मतलब विद्युत का चालक हो जाता है, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है। तो अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है, अपघटित हो जाती है। तो एक उदाहरण ये भी लिख सकते हैं, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो, या तब लिख लो, वहां जब लिखा गया इसलिए तब, या तो ही लिखो, जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, कुछ भी लिख सकते हो। चलो अपघटित लिख लो। अप
हो जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन लिखना है तो देखो H2O, आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो तीर के ऊपर लिखोगे विद्युत अपघटन। क्या लिखोगे? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो लिख दीजिए विद्युत अपघटन। तो अब H2O तो बनेगा H2 प्लस O2। एरो का निशान इसलिए लगा देते हैं क्योंकि दोनों ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 2 लिखोगे। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ 4 परमाणु हो गया। तो ये भी आपकी एक वियोजन अभिक्रिया या कह लीजिए अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और तमाम उदाहरण भी है बेटा। ठीक है, देखो भी और एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लिखना रहेगा, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कब वो क्या होता है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो एक अभिक्रिया आपका अब इम्पॉर्टेंट है, मतलब अभिक्रिया जो दोनों बताएगी, तीनों बताएंगे, वो सब इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपका ये अक्सर पूछा जा सकता है, आता हुआ एग्जाम में, मतलब कई बार देखा गया है कि क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं या उसका कुछ पदार्थ दे दिया जाता है। तो देखिए, अगर फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए तो किसी बर्तन, किसी पात्र में रखकर अगर गर्म किया जाए तो ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होता है FeSO4 इंटू 7H2, वो ये क्रिस्टल के रूप में होता है। ठीक है, जब क्रिस्टल के रूप में रहेगा तो मतलब क्रिस्टल, इसमें 7 अणु जल के साथ क्रिस्टलन अणु जल इसमें उत्पन्न होता है, वो निश्चित रहता है। ठीक है, तो जब इसको फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, मतलब ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का अणु सूत्र है, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट है FeSO4 इंटू 7H2O। तो जब इसको गर्म किया आता है तो ये किसी फेरस सल्फेट का रंग होता है, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे तो इसके रंग बदल जाएगा, ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हरे रंग में परिवर्तित इसलिए हो जाता है गर्म करने पर जो ये क्रिस्टलन अणु जल का जो होता है वो निकल जाता है, इसलिए फेरस सल्फेट हरे रंग, नीले रंग से हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और उसको और अधिक गर्म करने पर फेरस सल्फेट 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, 3 पदार्थों में वियोजित हो जाता है। एक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, ठीक, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, अधिक गर्म करने पर, कम गर्म करेंगे तो केवल इसके रंग में परिवर्तन होगा। और रंग में परिवर्तन क्यों होगा? जो इसमें जल के अणु उपस्थित थे वो निकल जाते हैं, तो ये इसका रंग हरा हो जाता है। ठीक है, अधिक गर्म करने पर या फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो थर्ड एग्जाम्पल में लिखोगे फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर, कुछ भी लिख सकते हो, को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड कामा सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड
ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ठीक है, मतलब जब हम फेरस सल्फेट को गर्म, फेरस यहाँ लिखा गया बेटा, केवल सल्फेट छूट गया तो सल्फेट ऊपर लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा, दो या मतलब तीन पदार्थों में। तो देखो FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसके ऊपर गर्म करने पर लिख लो या डेल्टा बना दो या ऊष्मा लिख दो, कुछ भी लिख दीजिए। तो फेरिक ऑक्साइड देखो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है, नीचे लिख लिया करो इनके, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये इतना बना ये रिएक्शन। फिलहाल ये रिएक्शन अभी संतुलित नहीं होगा तो संतुलित करते हैं। ठीक है, संतुलित कर लीजिए। देखो यहाँ फिलहाल फेरस Fe2, फेरस का आयरन का 2 परमाणु है, यहाँ सिंगल परमाणु है तो फिलहाल 2 यहाँ लिख दीजिए। सल्फर यहाँ 2 था, यहाँ भी सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, तो 3 2 5 3 8, ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से जो फेरस सल्फेट था उसको गर्म करने पर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। क्या होता है ऐसे पूछा जाएगा, क्या होता है एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है। तो आप ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ठीक, ये आपका हो गया रिएक्शन। नाम लिख लीजिएगा, फेरस सल्फेट, नहीं जानते फेरिक ऑक्साइड, फेरिक है बेटा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, ये हो गया। ऐसे तो आपने देखा, और एक उदाहरण देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इसका हिंदी वाला लिख लीजिएगा आप लोग ऐसे, लेड लिख देते हैं, चलो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड योम ऑक्सीजन में आप घटित लिख दो या वियोजित लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, वियोजित हो जाता है। अब देखिए, मतलब लेड नाइट्रेट को अगर जब हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाए तो ये मतलब क्या होगा, लेड ऑक्साइड में जो लेड नाइट्रेट होगा वो 3 पदार्थों में टूट जाएगा, एक लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में टूट जाता है, मतलब
एक ही यौगिक है लेड नाइट्रेट और ये 3 यौगिक देता है तोड़ करके, तो इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब इसको गर्म करोगे तो ये 3 पदार्थों में टूटेगा। अब कौन कौन से, ये ध्यान रखना है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर 3 पदार्थों में अपघटित होता है। एक लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो अब लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, यहाँ होल ट्वाइस रहेगा तो ये लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इसको गर्म करने पर यहाँ डेल्टा बना दीजिए। डेल्टा मतलब क्या हो गया? गर्म करने पर ऊष्मा प्रदान किया जाता है तो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाई, वो पहले क्या, लेड ऑक्साइड Pb, वो ये लेड ऑक्साइड होगा, Pb वो लेड ऑक्साइड होगा, ठीक है। Pb वो क्या होता है? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। अब बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, आपको बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। Pb तो बैलेंस है लेकिन नाइट्रोजन नहीं बैलेंस है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 2 है और अभी उत्पाद में नाइट्रोजन 1 ही है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ये भी नहीं बैलेंस है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 2 4 1 5, यहाँ कितना है? 3 दूनी 6। तो भैया ऑक्सीजन यहाँ उधर 5 है, इधर 6 है, तो 5 के गुणक में तो ये 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 करते हैं तो 2Pb हो गया, तो 2 यहाँ हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। 2 उदाहरण अभी हमारे पास हैं। हम वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए, देखकर बताने के लिए केवल इतना काफ़ी है कि उसके अभिकारक और उत्पाद को देखो। अब मतलब अगर कहीं फिर दिया गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है, तो उसमें अभिक्रिया को देखकर बताने के लिए तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको अभिकारक और उत्पाद देखना है। अगर उस अभिक्रिया में, रिएक्शन में केवल एक ही अभिकारक है लेकिन उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो वो वियोजन अभिक्रिया होगी। ये दोनों रिएक्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभिकारक 1 है, उत्पाद 3 है, यहाँ भी अभिकारक 1 है, उत्पाद 3 है। अब चलिए, तो वियोजन अभिक्रिया की बात हो गई। अब वियोजन अभिक्रिया के बाद में इसी में वियोजन अभिक्रिया का प्रकार होता है, और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में अगर देखा जाए तो ये होते हैं एक ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया, और एक प्रकाश वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो अब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर कोई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, मतलब किसी पदार्थ को गर्म करने पर अगर उस पदार्थ का वियोजन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इन दोनों पदार्थों में, इसमें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण भी हैं, ठीक है। तो अब डिफिनेशन आप अगर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया की लिखना है तो क्या लिखोगे? वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है। मतलब कोई वियोजन अभिक्रिया अगर है और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है या विद्युत अपघटन विद्युत वियोजन अभिक्रिया है, तो वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना होता है। अगर वो पदार्थ ऊष्मा के कारण वियोजित हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। विद्युत के कारण वियोजित हो रहा है तो उसे विद्युत अभिक्रिया कह के वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। यदि प्रकाश के कारण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग इस 4 उदाहरणों में
आपने एक विद्युत अपघटन, हाइड्रोजल का जो था वो विद्युत अपघटन अपक्रिया है, वो भी वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत ही है, लेकिन विद्युत के कारण होता है। तो अब हम बात करते हैं उसमें वियोजन अपक्रिया की परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखोगे, उसमें वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह वियोजन अपक्रिया जिसमें जो ऊष्मा के कारण वियोजित होती है उसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया, जो वह वियोजन अपक्रिया, वह अपघटन अपक्रिया जो विद्युत के कारण अपघटित हो जाती है। ऐसा लिख सकते हो, जब किसी विद्युत अपघटन अपक्रिया के लिए देखिए, पदार्थ का अपघटन तभी होगा विद्युत के कारण जब वो पदार्थ गलित अवस्था में होगा या विलयन अवस्था में होगा। जब किसी गलित पदार्थ या विलयन अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वो पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में अपने अवयवी कणों में टूट जाता है तो उसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब प्रकाश अपक्रिया, प्रकाश वियोजन अपक्रिया की बात करते हैं। तो प्रकाश वियोजन अपक्रिया में देखिए, तो प्रकाश वियोजन अपक्रिया में क्या होगा, मतलब जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। इस अपक्रिया को प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश वियोजन अपक्रिया में कैसे क्या लिखेंगे, वह वियोजन अपक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन प्रकाश के कारण होता है उसे हम प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, या जब किसी पदार्थ को हम प्रकाश की उपस्थिति, या ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ अपने अवयवी पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो उसे हम प्रकाश वियोजित अपक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर प्रकाश, यहाँ लिख देना सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश, अब तो ये आपका हो जाएगा Ag+Cl2, मतलब सिल्वर और क्लोराइड में विघटित हो जाता है तो इसे दो बार मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस किया गया। ये आपका प्रकाश वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। तो अब आपको खाली वियोजन जानना है, वैसे जानना है, और प्रकाश वियोजन, उसमें वियोजन आप जान चुके हैं। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में अगर कोई परेशानी आती है, कोई बात नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके, फ़ोन करके किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। अब कल के क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा विस्थापन अपक्रिया। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।